नमस्कार और जय हिंद। हेलो टू माय फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स। मैं हूं आपके एजुकेटर शिवांगी और आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी होने वाली है। जब मैं अच्छी कह रही हूं तो इसका मतलब ये है कि इस क्लास से लगभग 3 से 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए। क्यों? क्योंकि ये क्लास होने वाली है आज सिंचाई और जल संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्लास में मैंने सारे जल संरक्षण के जो भी मेथड्स होते हैं, जो भी सिंचाई की मेजर परियोजनाएं हैं, नहरों की हो गई, डैम्स की हो गई, सब कुछ कवर किया है। ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, तो मैं आशा करती हूँ आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। देखिए, जब हम जल संरक्षण या सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो वो राजस्थान पीओवी से क्यों इंपॉर्टेंट है, आयोग इसके बारे में क्यों जानना चाहता है? क्योंकि राजस्थान और पानी का एक बहुत ही रहस्यमयी जो है रिलेशन है। जब हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो हम इजराइल का जो एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए, इजराइल जो है एक ऐसा देश है जहाँ पे पानी बहुतायत में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो जल संरक्षण के मेथड्स थे उनको इस तरीके से यूज किया, अपने सिंचाई के मेथड्स थे उनको इस तरीके से यूज किया, जो एग्जिस्टिंग पानी था उसको रिसाइकिल करना, रीयूज करना और इस तरीके से मेथड्स यूज करना कि कभी भी वो जो आपकी कमी है डेवलपमेंट के आड़े ना आ पाए। वहीं पे आपको अगर आप देखें, अरल सागर का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। पानी बहुतायत में है लेकिन हमको यूज करना नहीं आया, अरल सागर सूख चुका है। तो इन सब चीजों को देखते हैं तब हमको भारत में राजस्थान नजर आता है। रेगिस्तान है, मरुस्थल है, पानी की इतनी कमी है, बारिश नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको इतने तालाब देखने को मिलेंगे, इतनी नहरें देखने को मिलेंगी, इतनी परियोजनाएं देखने को मिलेंगी। जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जल संरक्षण के तरीके हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने पानी की कमी को हमेशा से पहचाना है और उसको माइंड में रख के हमेशा राजस्थान का जो स्ट्रक्चर रहा है वाटर कंजर्वेशन का, उसको फॉलो किया है। इसलिए ये जो टॉपिक है पर्टिकुलरली आयोग का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। यहाँ से सवाल आपके बनते ही बनते हैं। राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है ज्योग्राफिकल एरिया वाइज, लेकिन जो वाटर यूसेज है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं। आज की क्लास में हम यही कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो राजस्थान है वो सतही जल उपलब्धता वहाँ पे कितनी है, लगभग 1.16, जो कि बहुत कम है। वहीं पे भूजल उपलब्धता कितनी है, लगभग 1.72, जो भी कम है। लेकिन जो भी पानी राजस्थान में प्रेजेंट है उसको वो किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। कई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कुएं हो गए, नलकूप हो गए, नहर हो गए, तालाब हो गए, उन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका करते हैं? हम करते हैं नलकूप और कुओं का। नलकूप और कुएं क्या होते हैं? ये एक तरीके से मोटर का यूज मान लीजिए, कुओं का यूज मान लीजिए। अब ये मिलेगा कहाँ पे? ये मिलेगा उन जगहों पे जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी। ठीक है, ये हमको कहाँ देखने को मिलता है? लगभग जयपुर और अलवर के इलाकों में देखने मिलता है। राजस्थान का लगभग 66% जो भी इरिगेशन में पानी इस्तेमाल होता है इन्हीं दो चीजों से होता है। किनसे? आपका 66% होता है कुएं और नलकूपों से। नलकूप क्या होते हैं? देखिए, जब एक वेल होती है और इधर बहुत दूर खेत है तो यहाँ पे एक मोटर लगा देते हैं पानी का और यहाँ पे उससे पानी जाता है, उसको नलकूप कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया 66% है, तो आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि 66% इन दोनों का है तो दोनों का क्या क्या परसेंटेज है। मन में सवाल नहीं उठा है तो कोशिश कीजिए इस तरह के सवाल आपके मन में उठे। ये एक अच्छे एस्पिरेंट की काफी बड़ी निशानी होती है, जो कि स्टेटमेंट से क्वेश्चन निकालता है और फिर उनका आंसर ढूंढता है। बात करते हैं चांदना नलकूप की, क्योंकि हम नलकूपों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? जैसलमेर में प्रेजेंट है। चांदना नलकूप इतना फेमस क्यों? और अक्सर इस पर सवाल देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है? मीठे जल की उपलब्धता देखने को मिलती है। एक रेगिस्तान में हमको मीठे जल का नलकूप देखने को मिलता है। ठीक है, इसका एक नाम भी है, इसको कहा जाता है थार का गढ़ा, यानी पिक्चर ऑफ द थार, क्योंकि यहाँ पे हमको मीठा पानी देखने को मिलता है, खारा पानी देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नहरें, क्योंकि हम नहरों का इस्तेमाल भी करते हैं किसके लिए? इरिगेशन के लिए। तो नहरों का लगभग हम कितना यूज करते हैं? 33% के लगभग जो क्षेत्र है उसकी सिंचाई हम किससे करते हैं? नहरों से करते हैं। नहरें सबसे ज्यादा कहाँ मिलती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, श्री गंगानगर में। क्यों मिलती है श्री गंगानगर में? क्योंकि अगर आप राजस्थान का मैप देखोगे तो मेजर जो हमको परियोजनाएं दिखती हैं दो, वो श्री गंगानगर से क्रॉस करती हैं। इसलिए जो दो नहरें वहां से क्रॉस कर रही हैं, इसलिए श्री गंगानगर में हमको नहर परियोजना से सिंचाई ज्यादा देखने को मिलती है। नहर सिंचाई में प्रथम है कौन? श्री गंगानगर। वहीं अगर हम तालाबों की बात करें तो लगभग कितना क्षेत्र है जहां तालाबों से सिंचाई हो सकती है? 0.7। देखिए, तालाब अपने आप में बहुत बड़ा है, एक तालाब बनाने के लिए बहुत एरिया रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए हर जगह तालाब नहीं बनाए जा सकते। तालाबों से इरिगेशन करना भी हर किसान के लिए संभव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे इतना कम हमको परसेंटेज देखने को मिलता है। लेकिन कहाँ देखने को मिलता है? दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलता है, जिसमें भीलवाड़ा प्रथम है और पाली द्वितीय नंबर पे आता है। भीलवाड़ा, जैसा कि मैंने भीलवाड़ा हमने कवर किया था जिला विशेष में, तो मैंने बताया था भीलवाड़ा और तालाबों के बीच में एक रिश्ता भी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या है वो।
ये एक चार्ट है जहाँ पे मैंने मोटा मोटा आपको और सेग्रीगेट करके बताया है कि अगर हम सिर्फ कुओं की बात कर रहे हैं तो लगभग 24% योगदान यहाँ से है, और योगदान नलकूपों का कितना है, लगभग 42%, बिल्कुल उल्टा है इसका। वहीं नहर देखें तो 30%, टैंक्स का कितना है 1%, लगभग, ये सब लगभग है, ओके। अन्य और 3% है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम किसका कर रहे हैं, नलकूपों कर रहे हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम किसका कर रहे हैं, नहरों का कर रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी परियोजनाएं आ चुकी है नहरों के ऊपर कि नहरों का इस्तेमाल अब सबसे ज्यादा इसके ऊपर है। उसके बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है, वेल्स का होता है, ठीक है। हमने कई बार नहरों के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि परियोजनाएं क्या होती हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट 3 प्रकार के होते हैं, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और मैक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। स्मॉल होता है वो कितने से कितने तक होता है, वो होता है लगभग 0 से 2000 हेक्टेयर के बीच में होता है, तो होता है स्मॉल। 2000 से 10,000 के बीच में होता है, वो होता है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, और 10,000 से ऊपर जितना भी होता है वो लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसको हम मैक्रो भी कह देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी काफी सवाल बन जाते हैं, एक पर्टिकुलर डिजिट आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये इरिगेशन प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत आता है, या मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है तो आप उनका भी ये देख सकते हैं कि वो कितने हेक्टेयर में है और वो किस प्रोजेक्ट के बीच में लाया करते हैं। ये आपकी मेजर नदी परियोजनाएं हैं जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी कवर करेंगे, इनको रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ये मैप आप देख सकते हैं जहाँ पे मेजर आपको क्या दी हुई है, हमने बांध और क्या दिए हुए हैं, प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। इन्हीं को हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाखड़ा नागल परियोजना, जो कि सबसे ओल्डेस्ट भी है ऑलमोस्ट और काफी फेमस है। संयुक्त परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के जो तीनों जिले हैं, ये तीनों जिलों को इंटीग्रेटेड करके यहाँ पे इससे पानी मिलता है। राजस्थान में लगभग कितना है, 15% हिस्सा, 15 के लगभग, इसको याद कर सकते हो। सतलुज नदी पर भाखड़ा एवं नागल के 2 बांध बनाए गए हैं, ठीक है। क्या है वो बांधों के नाम, हम आगे पढ़ेंगे। निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, 1940 में। अक्सर इस पे सवाल बनता है, और इस पर कि पूर्ण कब हुआ, 1963 में पूर्ण हुआ था इसका, ठीक है। वहीं बात करते हैं हम किसकी, भाखड़ा बांध की। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, एक सीधा सा यहाँ पे बांध देखने को मिलता है, और इसकी नींव किसने रखी थी, जवाहरलाल नेहरू रखी थी। किस तारीख को रखी थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कब रखी थी, 17 नवंबर 1955 को इसकी नींव रखी थी। निर्माण पूर्ण कब हुआ था, 1962 में इसका निर्माण पूर्ण हो गया था। इस पे भी अक्सर सवाल बन जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की डेट्स में अंतर समझिएगा। नेहरू ने इसको क्या कहा था, टेम्पल कहा था न्यू कमिंग इंडिया का, क्यों, क्योंकि वो जानते थे डेवलपमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है इंडिया में, ठीक है। अब बात करते हैं भाखड़ा बांध एवं नागल परियोजना की। सबसे पहले भाखड़ा बांध की बात करते हैं। बांध के पीछे बिलासपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसमें गोविंद सागर जलाशय मौजूद है। गोविंद सागर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान को पेयजल मिलता है। यानी कौन कौन इससे बेनिफिट हो रहे हैं, ये 4 जगह यहाँ से बेनिफिट हो रही है। इन चारों का नाम आपको पता होना चाहिए, आपको ऑप्शन में दे सकते हैं, एक उनसे आपको बताना होगा किसको बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको वहां से एलिमिनेट करना होगा। वहीं नागल बांध की बात करें तो ये पूर्ण कब हुआ था, 1952 में पूर्ण हुआ था, और सतलज नदी पर भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे ये मौजूद है, ठीक है। वहीं यहाँ पे प्रमुख नहरें कौन सी हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिस्त नहर है, ठीक है, जो पंजाब में है, और भाखड़ा नहर है नागल बांध से पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में। और राजस्थान में मुख्य लाभ किससे मिलता है, हनुमानगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसको मुख्य लाभ मिलता है किससे, आपकी भाखड़ा नहर से। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं व्यास परियोजना की। देखिए बहुत सारी परियोजनाएं हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आपको बम्बार्डेड फील होगा कि इतना डेटा कैसे याद होगा। घबराइए मत, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि इसी पर्टिकुलर वीडियो में सारी परियोजनाएं कवर की गई हैं। इनफैक्ट जो आपका राम सेतु कॉन्सेप्ट जो आया है उसको भी कवर किया गया है एंड में। इसको हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, मेजर मेजर फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ज्यादा स्टोरीज हम इसके अराउंड बात करेंगे तो आपको डेटा कम मिलेगा, और हमारे लिए डेटा और जो नॉलेज है वही इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्लियर करने के लिए। व्यास परियोजना की बात करते हैं, ठीक है। संयुक्त परियोजनाएं, संयुक्त मतलब इंटीग्रेटेड परियोजनाएं, कौन कौन से स्टेट शामिल हैं इसमें, पंजाब, राजस्थान एवं हरियाणा। सवाल बनता है यहाँ से। नदियां सतलुज, रावी एवं व्यास, यहाँ से भी सवाल बनता है। आपको पता चल रहा होगा कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है। व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में 2 बांध स्थित है। पहला है पहोर बांध जो राजस्थान में, जिसका 20% हिस्सा है, और पौंग बांध जो राजस्थान का हिस्सा, इसमें कितना है, 58%, ठीक है। 2 बांध है, पौंग और पडोह। रावी एवं व्यास में राजस्थान का अधिकतम जल हिस्सा मिलता है, ठीक है। वहीं पे पौंग बांध का मध्य उद्देश्य क्या है, सर्दियों में इंदिरा गांधी परियोजना के लिए जल आपूर्ति बनाए रखना, ये उसका काम है, यानी सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह काम करता है हमारा पौंग बांध यानी पौंग डैम। वहीं रावी व्यास जल विवाद जो हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं कि
क्यों वो न्यूज में है, क्या इशू है जिसके ऊपर विवाद चलता है। देखिए, राजीव लोंगोवाल समझौते के अंतर्गत जल आवंटन हुआ था और इराडी आयोग द्वारा राजस्थान के लिए लगभग 8.6 मिलियन एकड़ फीट जल हिस्सा आवंटित हुआ था। राजस्थान को रवि व्यास नदियों के जल का महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त होता है, पर इस पे हमारा क्या चलता रहता है, विवाद चलता रहता है। अब हम बात करेंगे चंबल बहुउद्देशीय किसकी परियोजना की। बहुउद्देशीय का मतलब होता है जो सिर्फ एक टारगेट से काम नहीं करते हैं, जिसके बहुत सारे टारगेट्स होते हैं। हो सकता है बिजली उत्पादन भी हो, इरिगेशन भी हो, और भी कई चीजों में वो काम करता हो। देखिए, संयुक्त परियोजना है, संयुक्त है तो कौन से दो राज्य शामिल हैं, एक राजस्थान और दूसरा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, दोनों राज्यों की 50-50% इसमें भागीदारी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको और कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि जहाँ पे 50-50% हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो, मोस्ट में हमको यही देखने को मिलता है, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। चंबल नदी पे जो प्रमुख बांध हैं उनके नाम देख लीजिए। गांधी सागर बांध प्रथम चरण में बना था, राणा प्रताप सागर बांध द्वितीय चरण में, और जवाहर सागर बांध तृतीय चरण में बना था। राणा प्रताप सागर बांध जो राणा प्रताप मेवाड़ से हैं, तो ये हमको मेवाड़ में ही देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी का आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। कोटा बैराज सिंचाई के लिए है, ये आपको इंपॉर्टेंट है कि कोटा बैराज क्यों बनाया गया है, सिंचाई के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। राजस्थान को परियोजना से कितने मेगावाट यानी 193 मेगावाट यानी 50% की विद्युत प्राप्ति होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कितनी होती है, लगभग 193 मेगावाट। चंबल परियोजना की बात करें, कौन सी नहरें हमको यहाँ देखने को मिलती है, पहले कोटा बैराज की दो मुख्य नहरें हैं। ठीक है, कोटा बैराज की आपने बात की, वहां पे दो मुख्य नहरें हैं। कौन सी है, बाया मुख्य नहर, लंबाई कितनी है, 259 किलोमीटर। लंबाई इतनी जल्दी नहीं पूछते हैं, बट ये पूछते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी नहर है जो बड़ी है, कौन सी नहर है जो छोटी है। कोटा जिले के लाडपरा तहसील में ये मौजूद है। वहीं बात करते हैं हम दाया मुख्य नहर की। ठीक है, बाया मतलब लेफ्ट और राइट की बात हो रही है यहाँ पे। राजस्थान में लंबाई कितनी है, 124 किलोमीटर। कोटा की लाडपुरा, डिगोद एवं पीपलदा तहसील में ये मौजूद है। हो सकता है मेरे को बोलने में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो रहा हो, आप समझ जाइएगा। ये मैंने पिक्चर लगाई है आपके लिए, किसके लिए, चंबल वैली प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका गांधी सागर, ये गांधी सागर डैम है, ये राणा प्रताप डैम है, और ये जवाहर सागर डैम है, ये आपकी चंबल रिवर है। ये आपका क्या है, चंबल पूरा प्रोजेक्ट है। सवाई माधोपुर है, ये अजमेर है, जयपुर है। ये किस तरीके से पूरा पानी फैला हुआ है, किस तरीके से इंटीग्रेशन हुआ है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, चरण, जैसे मैंने आपको बताया था चरणों में बनी थी, तो आपके लिए उनकी साल भी इंपॉर्टेंट है, 1959, 1970 और 1972। ठीक है, कुल कितना मेगावाट जनरेट होता है, 386 मेगावाट होता है, ये अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं चंबल लिफ्ट योजना की। लिफ्ट क्या होता है, देखिए डैम जा रहा है, पानी जा रहा है, अब वहां पे पानी आपको खेतों में पहुंचाना, खेत ऊंचाई पे, तो उस पानी को लिफ्ट किया जाता है और लिफ्ट्स लगाई जाती हैं पानी पहुंचाने के लिए, तो उनको लिफ्ट परियोजना कहते हैं। तो कितनी है, चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र से बाहर क्षेत्रों में सिंचाई हेतु प्रमुख लिफ्ट योजनाएं लगाई गई हैं। ये लिफ्टों के नाम है। कौन सी कहाँ मौजूद है आपको याद रखना है। मोस्टली इसमें से सारी ही 12 में है, बस 2 हैं जो कोटा में है। देखिए, डिगोद है जो कोटा में है, पचलेनी 12 में है, काछी, गणेश, अंता और सोरखंड और जहाजपुर। ठीक है, ये जहाजपुर कहाँ है, यही कोटा में है। चंबल परियोजना बांध में विद्युत की बात करें तो कोटा बैराज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें, चंबल परियोजना की सिंचाई व्यवस्था का प्रमुख केंद्र है। गांधी सागर के पास कोटा थर्मल पावर स्टेशन भी स्थापित किया गया है, और राणा प्रताप सागर के पास क्या है, रावत भाटा में परमाणु ऊर्जा केंद्र मौजूद है। यहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं, कौन सी कहाँ है, कौन सी 12 में है, कौन सी, इसकी एक ट्रिक भी है, आप चाहे तो मुझे ट्रिक बता सकते हैं, काफी फेमस ट्रिक है। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, सब वो ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए वो ट्रिक। माही बजाज सागर परियोजना की बात करें, सबसे पहले इस मैप को देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका माही बजाज सागर परियोजना के लिए मैप है। ये आपको बताता है कि किस तरीके से कौन सा कमांडेंट क्षेत्र है, यानी कहाँ पे पानी पहुंचाना है, विस्तृत कमांडेंट क्षेत्र कौन सा है, लिफ्ट कमांडेंट क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, संयुक्त परियोजना है राजस्थान एवं गुजरात की। ये किसकी है, राजस्थान एवं गुजरात की, क्योंकि माही है तो माही नदी गुजरात में है। उद्देश्य दक्षिण राजस्थान और बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों का यहाँ पे विकास करने के लिए इसको बनाया गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। समझौता कब हुआ था, 1966 में हुआ था। राजस्थान का कितना हिस्सा है, 45, तो फिर गुजरात का कितना हुआ, 55 हुआ। ठीक है, अब देखें कितने चरणों में इसका निर्माण हुआ है। तो चरण की बात करें तो प्रथम चरण में कौन सा बांध बना था, माही बजाज सागर बांध। द्वितीय चरण में कौन बना था, टुआ नहर एवं माही सागवारा नहर। और तृतीय चरण में विद्युत उत्पादन के लिए यहाँ पे जो सलीके हैं, जो चीजें हैं, उनको इंपॉर्टेंस दी गई थी। प्रमुख तथ्य जो इंपॉर्टेंट है, माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा और बांसवाड़ा में है। विद्युत क्षमता कितनी है, 140 मेगावाट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये माही बजाज है, हम कितना हिस्सा लेते हैं, 45% हिस्सा लेते हैं, तो कितना यहाँ से विद्युत जनरेशन होता है।
मही बांध की लंबाई कितनी है, इसको आप मीटर में याद रख सकते हैं। मतलब आप सारे बांधों की जो लंबाई है उनको ना एक एवरेज चार्ट बना के रख लीजिएगा, जिससे आपको एक आइडिया हो कि कौन सा बांध कितना बड़ा है। ठीक है, एग्जैक्ट आपसे उनकी लंबाई नहीं पूछेंगे, बट आपसे क्लॉन्जी में लगा के उनको पूछ सकते हैं। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। प्रमुख नहरें यहाँ पे कौन कौन सी है, देखिए आनंदपुरी बाईपास नहर और भीखाभाई सरोवर नहर। ठीक है, चलिए बात करते हैं जवाई बांध परियोजना की। जवाई बांध परियोजना हमको राजस्थान के इस हिस्से में देखने को मिलती है। ठीक है, पाली जिला 13 मई 1956 को तत्कालीन महाराजा उम्मेद सिंह जो थे उनके द्वारा इसको बनाया गया था। वो इसके कौन थे, निर्माता थे। जवाई बांध से सिरोही जिले के लगभग 75 गांव तथा पाली जिले के 9 कस्बों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है। यहाँ से पाली के प्रमुख कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पानी दिया जाता है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता सकती हूँ लगभग 13 से 14 PYQ आपको मिल जाएंगे RPSC और RAS की, जो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन से आते हैं, पूछते हैं आपसे। लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, ये जिले हैं जिनको इस से जो पानी मिलता है उससे लाभ होता है। वहीं रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें अगर, तो गिरी नदी पे है ये, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं दिल्ली की संयुक्त परियोजना है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इतने सारे स्टेट इसमें शामिल हैं। इसकी क्षमता 40 मेगावाट की है, जो कि इतना इलेक्ट्रिक जनरेशन ये नहीं करती है, आप देख पाएंगे। केंद्र और राज्य वित्तीय सहायता इसमें कितनी है, 90 और 10। 90% जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो हमारा सेंटर देता है। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें कि ये किस किस पे काम करती है, तो ये यमुना नदी पे है। केंद्र राज्य वित्तीय सहायता वही 19-10, ये है राज्य जो इससे फायदा लेते हैं। जनरेशन 300 मेगावाट, तो यहाँ से ठीक ठाक हमको बिजली की देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गंग नहर परियोजना की। देखिए हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम सारी परियोजनाएं रिवाइज कर लें, हमको किसी और वीडियो पे ना जाना पड़े, किसी और कंटेंट से गो थ्रू ना होना पड़े। हमको एक जगह वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह सारा इरिगेशन और क्या हमारा वाटर कंजर्वेशन का पॉइंट्स हमको सब कुछ मिल जाए, इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं घुसेंगे। रिवीजन और RAS के लिए जो इंपॉर्टेंट है बस उसको ही डिस्कस करेंगे। गंग नहर परियोजना की बात करते हैं, ये हमको कहाँ देखने को मिलती है, गंगानगर के साइड में हमको देखने को मिलती है। इसी नहर परियोजना से भी गंगानगर में पानी आता है। बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, उन्हें आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है, भागीरथ कहा जाता है, क्योंकि जैसे गंगा नदी को जमीन पे लाया गया था, भागीरथ ने लाया था, ऐसे प्रथम जो थी परियोजना नहर परियोजना उसको उन्होंने उसका निर्माण कराया था, इसलिए उनको यहाँ का भागीरथ कहा जाता है। पूछ सकते हैं आपसे, यहाँ से भी सवाल अक्सर बनते हैं। निर्माण का प्रारंभ हुआ था 1897 में हुआ था। आधारशिला कब रखी गई थी, 5 सितंबर 1922 को रखी गई थी, काफी समय बाद रखी गई थी। और किसने रखी थी, फिरोजपुर हेड वर्क्स ने रखी थी। कार्य पूर्ण कब हुआ, 1927 में हो गया। उद्घाटन भी 1927 में हो गया। किसके द्वारा हुआ, लॉर्ड इरविन मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुआ। काफी बार पूछा जाता है, 3 स्टार लगा रही हूं, इंपॉर्टेंट लिख रही हूं, बड़ा बड़ा, कुछ भी भूल जाओ इस चीज को मत भूलना। ठीक है, कुल लंबाई पंजाब में कितनी है, राजस्थान में कितनी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे राजस्थान में कम है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज कर सकते हैं आपको इस पे आयोग, बट आपको याद रखना है कि राजस्थान में कम हिस्सा आता है। सर्वाधिक जो लाभान्वित जिले हैं वो कौन सा, श्रीगंगानगर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सिंचित भूमि लगभग इतनी होती है। बात करते हैं गंग नहर की लिफ्ट नहरों के बारे में। यहाँ पे कौन कौन सी लगाई है, करनी है, सामेजा है, लागरह है, लक्ष्मी नारायण है और नहर उद्देश्य परियोजनाएं जो हमको देखने को मिलती है। बात करते हैं राजीव गांधी नहर परियोजना की। ठीक है, सारी कवर कर लिया। अब राजीव गांधी पे आगे, रावी एवं व्यास नदियों के ऊपर है। मुख्य लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन है, हनुमानगढ़ और चूरू है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि शुभंकर क्या है हनुमानगढ़ का, आप मुझे बताइए। प्रारंभ कब हुआ था, 2002 में हुआ था। प्रारंभिक चरण में वित्तीय सहायता यूरोपियन संघ से मिली थी। वर्तमान वित्तीय सहायता कौन दे रहा है, नाबार्ड दे रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं नर्मदा नहर परियोजना की। सबसे इंपॉर्टेंट परियोजना भी आने वाली है, बट अभी हम नर्मदा की बात करेंगे। सहभागी राज्य कौन कौन है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान, इसलिए ये है इंपॉर्टेंट। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजनाओं में से आती है। राजस्थान के प्रमुख जिले जहां पे हमको देखने को मिलता है, जालौर और बाड़मेर। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, सेलू गांव, जो कि कहां पे हमारा जालौर में स्थित है। ठीक है, नर्मदा माता मंदिर जो हमको नर्मदा में देखने को मिलता है। ये लंबाई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि गुजरात में ज्यादा है, राजस्थान में कम है। विशेषताएं क्या है, सरदार सरोवर बांध में राजस्थान में प्रवेश करता है। सांचौर तक स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अनिवार्य है। यहाँ पे हमको क्या देखना, ड्रिप सिस्टम देखना। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, जब खेत होते हैं तो वहां पे नीचे ड्रिप लगा दिया जाता है, उससे पानी आता है ताकि पानी वेस्ट ना हो। सिंचाई का एक तरीका है, जल संरक्षण का। ठीक है, लिफ्ट नहरें इससे इरिगेशन का तरीका है। लिफ्ट नहरें सांचौर लिफ्ट नहर और भादरेड़ा और पुनरिया। ठीक है, बाड़मेर में है 2 देखने को मिलती है।
अब बात करते हैं यमुना लिफ्ट नहर की और गुड़गांव नहर, जिसको गुड़गांव नहर भी कहा जाता है, जो अगर हम राजस्थान पढ़ते हैं तो हमको यहाँ लगभग यहाँ देखने को मिलती है। सहभागी राज्य कौन हो गए, राजस्थान एंड हरियाणा हो गए। गुड़गांव है तो ऑफकोर्स ऑब्वियस हो गया, इसलिए ये सवाल तो नहीं पूछेंगे, काफी ऑब्वियस हो गया ये। लाभान्वित जिले पूछ सकते हैं, भरतपुर पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक बेनिफिट मिलता है भरतपुर को। शेखावटी क्षेत्र को भी यहाँ से लाभ प्राप्त होता है। अब ये मतलब परियोजनाओं का अगर किसी को मास्टर कह सकते हैं ना, तो वो ये है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, इसको मरुगंगा भी कहा जाता है। नदी कौन, सतलज एवं व्यास का संगम यहाँ देखने को मिलता है। बात करते हैं नहर की अभियंता, कंवर सेन। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका, सिंचाई एवं पेयजल, यानी पीने का पानी मिले और इरिगेशन के लिए हमको यहाँ से पानी मिले, ये यहाँ का उद्देश्य था। उद्घाटन कब हुआ था, 1958 में हुआ था। अक्सर पूछा जाता है किसके द्वारा, गृह मंत्री गोविंद सिंह बल्लभ पंत के द्वारा हुआ था, बहुत बार पूछा गया है, अनगिनत बार। ठीक है, नामकरण कब हुआ था, 2 नवंबर को हुआ था। राजस्थान में जल प्रवाह 1961 से शुरू हुआ। कुल लंबाई यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रथम चरण में 393 किलोमीटर बनी थी और द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर बनी थी। प्रथम चरण की बात करते हैं, जहाँ पे इंदिरा गांधी नहर हम देखते हैं। इस चरण में राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर, यहाँ पे हमको कौन से बराज देखने को मिलते हैं, हरिके मुख्य नहर है हनुमानगढ़ में, और द्वितीय चरण में हमको देखने को मिलता है पूगल बीकानेर में। महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फीडर सहित मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर है। ठीक है, हरिके बराज गडरा रोड बाड़मेर में हमको देखने को मिलता है। सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है आपका, बीकानेर है। ठीक है, आप ये देख लो, जो सिंचित यानी कि जो इरिगेटेड एरिया है वो कितना है हमारा, 16.7 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, ये आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मैप है। अब देख सकते हैं कितना एरिया कवर करता है, इसलिए लगभग इतना एरिया जो है इरिगेटेड सिंचाई का लाभान्वित है यहाँ से। बात करते हैं यहाँ की 9 शाखाओं की, कौन कौन सी है, देखिए रावत सागर शाखा है, एकमात्र बाईं ओर की शाखा है, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन के तौर पे अक्सर सवाल पूछा जाता है। सूरतगढ़ हो गई, अनूपगढ़ हो गई, पूगल, दत्तौर, बिरसपुर, चारणवाला, शहीद बीरबल और सागरमल। उपशाखा कौन सी है, बाबा रामदेव, इनकी लास्ट वाले की। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर लिफ्ट नहर है, क्योंकि यहाँ लिफ्ट नहर है तो लिफ्ट नहरों के बारे में जानना भी हमको इंपॉर्टेंट है। 445 किलोमीटर के लगभग देखने को मिलती है। प्रमुख लिफ्ट नहरें ये हैं, इनका नाम आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, किसी और के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा इसको। ठीक है, खासकर ये कि इंदिरा गांधी नहर लिफ्ट के और कौन कौन से जिले यहाँ से लाभान्वित होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका प्रॉपर आपको चार्ट दिया हुआ है, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख सकते हैं, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए इस इरिगेशन टॉपिक का एकदम वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप इस क्लास के बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करेंगे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की। देखिए इस तरफ तो हमने काम कर लिया, लेकिन पूर्वी राजस्थान में जो है पॉपुलेशन तो है, लेकिन उतना हमारे पास नहर परियोजना नहीं है, तो वहां पे किस तरीके से चीजों को बढ़ाया जाए, तो हमने पूर्वी राजस्थान में काम करना शुरू किया है। अन्य नाम हमको कौन कौन से देखने को मिलते हैं, राम सेतु लिंक परियोजना, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना या संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल नहर परियोजना, इनके हमको नाम में देखने को मिलते हैं। क्यों बनाया जा रहा है इनको, चंबल बेसिन में नदियों के आपस में जोड़ने के लिए और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ एकीकृत जल प्रबंधन के लिए इनको बनाया जा रहा है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो इसमें शामिल हैं, चंबल, पार्वती, काली सिंध, कूनू, मेज। प्रमुख बांध जो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, रामगढ़ हो गया, महलपुर हो गया, नवनैरा हो गया, मेज, राठौड़ और दून। ठीक है, ये है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के प्रमुख तथ्य। कब साइन हुआ था, किस किस के बीच में हुआ है, ठीक है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये है आपके लिए राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं और ज्यादा। ठीक है, कौन कौन से जिलों में कहाँ कहाँ से होती हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप पीडीएफ भी डिमांड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब ये है आपके लिए लास्ट स्लाइड, जिसमें मैंने किसके बारे में की बात की है, वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात की। पारंपरिक जल संरक्षण आपके लिए इमेजेस भी लगाई गई है ताकि आप इजीली समझ सकें और कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि विजुअल तरीके से हमको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। बैरी हो गया, कुई हो गई, ये क्या होते हैं, कौन सी ये तकनीक है कि कौन कौन सी तकनीक को इस्तेमाल किया जाता है पानी को बचाने के लिए। ठीक है, ताकि हम उनको फ्यूचर में यूज कर सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमको आज टर्म सुनने को मिलता है, वो हमारे पूर्वज इतने सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। तो बैरी और कुई पश्चिमी राजस्थान में जल भंडारण हेतु बनाई जाने वाली छोटी, गोल एवं कम गहरी संरचना होती थी। कुएं जैसी होती थी बट कम गहरी होती थी। वहीं नाड़ी क्या होता था, वर्षा जल एकत्र करने के लिए तालाब जैसी संरचना बनाई जाती थी। प्रमुख रूप से जोधपुर में हमको ये देखने को मिलती है, देखिए छोटा सा तालाब इसको कह सकते हैं। वहीं टांका या कुंड क्या होता था, घरों या सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल संग्रह हेतु वर्षा जल संग्रह किया जाता था। ये हमको घरों में देखने को मिलता था, यानी इसको हम डोमेस्टिक काइंड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाटर कंजर्वेशन का तरीका कह सकते हैं। वहीं टोबा क्या होता है, गहरे जल संरक्षण वर्षा जल संग्रह के लिए बनाया जाता था और पेयजल के लिए इसको यूज किया जाता था।
वहीं पे देखिए ये झालर है, ये जोहड़ है, ठीक है। उपनाम यहाँ पे हमको देखिए जोहड़ बहुत बार पूछा जाता है। ढाल की ओर बहने वाले वर्षा जल को निचले क्षेत्र में एकत्र किया जाता था। जैसे मान लीजिए यहाँ से पानी आ रहा है तो यहाँ पे इसको इकट्ठा कर लिया जाता था। शेखावटी में अधिक प्रचलित है ये हिस्सा, ठीक है। श्री राजेंद्र सिंह जो अलवर के थे उनको क्या कहा है, जोहड़ वाले बाबा कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इस जो कॉन्सेप्ट है इसका जोहड़ का, इसको दोबारा इंट्रोड्यूस किया था, पुनर्जीवित किया था इसको। ये हमारा क्या है, झालर का कॉन्सेप्ट है। वैसे ही ये देखिए ये बावड़ी का कॉन्सेप्ट है। बूंदी सीढ़ीदार कुओं का शहर इसको कहा जाता था, बूंदी को। ये चांद बावड़ी है, इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। ये चांद और चंद्र द्वारा निर्माण, ठीक है। निकुंभ वंश लगभग 8वीं और 9वीं शताब्दी में हमको ये देखने को मिलती थी, आभानेरी दौसा में लगभग। ये सिरोही में हमको क्या देखने को मिलता है, लादिनी बावड़ी और दूध बावड़ी देखने को मिलती है, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डिमांड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर क्लास में आपका इरिगेशन और वाटर कंजर्वेशन का हर टॉपिक, हर कीवर्ड और हर तथ्य कवर कर दिया गया है। इसी तरह मेरी कोशिश रहती है कॉन्सेप्ट कैप्सूल्स में आपके लिए ऐसे टॉपिक्स लाना जहां से मार्क्स ज्यादा बन सकते हैं कम समय में। तो वही कोशिश हम आगे भी जारी रखेंगे। दृष्टि आर के साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत और अच्छा करते रहिए, सिंसियरली पढ़ते रहिए। धन्यवाद।